नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मई 2023 की मंथली मैगजीन विजन आईएएस की। उसमें हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हम बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 7वां बिंदु जो मई 2023 में चर्चा में रहा वो है भारत और प्रशांत द्वीपीय देश इंडिया एंड पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज PIC पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज एंड इंडिया। सबसे पहले हम समझेंगे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन FIPIC फिपिक। तो ये फिपिक जो हैं फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, इसके संदर्भ में जानते हैं ये सुर्खियों में क्यों हैं। हाल ही में भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी कि फिपिक के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन से सम्मेलन? तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में किया गया था। पापुआ न्यू गिनी एक छोटा सा द्वीपीय देश है। पापुआ न्यू गिनी देश की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। तो इसलिए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन फिपिक जो हैं वो चर्चा में है। तो इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC। इसका तीसरा आयोजन हुआ और हुआ कहाँ? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस फिपिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति 2014 में हुई। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इसकी उत्पत्ति 2014 में हुई। सदस्य देशों में इसके 14 सदस्य देश हैं, जिसमें एक तो कुक आइसलैंड, फिजी, इसके अलावा किरिबाती, इसके अलावा मार्शल आइसलैंड्स, इसके अलावा माइक्रोनेशिया, इसके अलावा नौरू, इसके अलावा नियू, इसके अलावा पलाऊ, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, इसके अलावा सामोआ, इसके अलावा सोलोमन, इसके अलावा आइसलैंड्स, इसके अलावा टोंगा, इसके अलावा तुवालू और वनुआतू। ये सारे देश हैं, इसमें 14 देश शामिल हैं। ठीक है। कुक आइसलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइसलैंड और टोंगा, तुवालू और वनुआतू। ये देखें अगर अल्फ़ाबेटिक हिसाब से तो सी पे नाम है कुक, आई पे आइसलैंड और PH पे फिजी, Q पे किरिबाती, शायद M पे मार्शल, एक मिनट रुकिएगा। कुक आइसलैंड ये अपने आप में एक पूरा देश है, इसमें मैं थोड़ा मिस कर गया। कुक आइसलैंड का नाम C से, फिजी का F से और किरिबाती का K से, M का मार्शल आइसलैंड M से, माइक्रोनेशिया M से, नौरू N से, नियू N से, पलाऊ P से, पापुआ न्यू गिनी भी P से, S से समोआ और सोलोमन आइसलैंड और T से टोंगा और तुवालू और V से वनुआतू। ये 14 देश हैं। ध्यान दीजिएगा, कुक आइसलैंड C पे एक ही नाम है, फिजी F पे एक ही नाम है, किरिबाती जो है वो K पे एक ही नाम है, मार्शल आइसलैंड और माइक्रोनेशिया ये M पे 2 नाम है, नौरू और नियू N पे 2 नाम है, पलाऊ और पापुआ न्यू गिनी P पे 2 नाम है, समोआ और सोलोमन S पे 2 नाम है, सोलोमन आइसलैंड, ठीक है, समोआ और सोलोमन आइसलैंड, T पे टोंगा और तुवालू 2 नाम है और वनुआतू। इस तरह से 14 देश ये शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ये शामिल है कि प्रशांत द्वीप समूह के अंतर्गत द्वीपों के 3 प्रमुख समूह शामिल हैं, जिसमें है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो 3 द्वीप समूह में एक तो मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है और पोलिनेशिया। तो 3 द्वीप समूह हैं, यहाँ चित्र में आपको दिखाए गए हैं। पीले रंग में जो है वो हैं
पोलिनेशिया और मेलानेशिया, जिसका मेलानेशिया नीचे की तरफ हरे कलर में लिखा हुआ है और माइक्रोनेशिया ऊपर की तरफ है। तो माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया और पोलिनेशिया। अगर मैं आपको इन देशों के नाम बताऊं तो माइक्रोनेशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उसमें एक तो हैं गुआम, पलाऊ, इसके अलावा मार्शल आइसलैंड, इसके अलावा मारियाना आइसलैंड, इसके अलावा फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। अब हम बात करें मेलानेशिया की, तो मेलानेशिया में फिजी, इसके अलावा वनुआतू और न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइसलैंड और पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया, ये सारे मेलानेशिया में आते हैं। उसके पश्चात हम बात करें अगर पोलिनेशिया में, तो उसमें आते हैं एक तो हवाई, इसके बाद तुवल, इसके अलावा समोआ जो भी है, इसके अलावा कुक आइसलैंड है, टोंगा है और फ्रेंच पोलिनेशिया है, इसके अलावा पिटकैर्न है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अलावा किरीबाटी है, इसके अलावा ये बहुत सारे देश जो हैं, न्यूजीलैंड है, टोंगा है और फ्रेंच पोलिनेशिया है, इसके अलावा सेमोआ, इसके अलावा तुवलू और टोकेलाऊ, इसके अलावा किरीबाटी, ये सब कुक आइसलैंड भी तो पोलिनेशिया में आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रशांतीय द्वीप समूह देशों के लिए 12 सूत्री विकास योजना की घोषणा की। इस विकास योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल, नवीनीकरणीय ऊर्जा और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विकास योजना के तहत क्या क्या किया गया बता चुका हूँ मैं। FIPIC जो है भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति और हिंदी प्रशांत नीति का हिस्सा है। भारत की क्या है, एक्ट ईस्ट नीति और हिंदी प्रशांत नीति, ठीक। इसके अलावा हिंदी प्रशांत नीति के अलावा दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है, दक्षिण सहयोग को हम कहते हैं साउथ कॉरपोरेशन। तो दक्षिण नीति साउथ कॉरपोरेशन के तहत भारत ने विकासात्मक सहायता उपलब्ध कराकर प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। प्रशांत द्वीपीय देशों का महत्व, भूसामरिक, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक। भूसामरिक महत्व, हिंद प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका अधिकांश हिस्सा प्रशांत द्वीपीय देशों के क्षेत्राधिकार में आता है। समुद्री सुरक्षा, भारत ने अपनी बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं को देखते हुए मलक्का के पूर्व के क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस प्रकार ये द्वीपीय देश भारत की व्यापक समुद्री रणनीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। आर्थिक, इन द्वीपीय देशों के पास संसाधनों से समृद्ध अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, ये LNG जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के भी स्रोत हैं, LNG के स्रोत है। इसके अलावा कुछ प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ इतने बड़े EEZ हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं कुछ प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ इतने बड़े EEZ है कि इनके सामने भारत का कुल क्षेत्रफल, भूभाग और EEZ मिलाकर छोटा पड़ जाए। कुछ द्वीपीय देशों के पास इतने बड़े एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं कि उनके सामने भारत का कुल क्षेत्रफल तथा EEZ मिलाकर छोटा पड़ जाए। एक लघु द्वीपीय देश किरीबाती का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव। इन द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग और साझेदारी के अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करती हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव देखें तो इन द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग और साझेदारी के अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध देखें तो फिजी और पापुआ न्यू गिनी में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय मौजूद हैं। साथ ही भारत के साथ इनके ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। ये प्रशांत द्वीपीय देशों के भीतर भारतीय संस्कृति, भाषा, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। संबंधों को मजबूत बनाने में चुनौतियाँ। वैश्विक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रशांत द्वीपीय देशों ने चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसे देशों को व्यापक तौर पर अपनी ओर आकर्षित किया है। वैश्विक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा देखें, संबंधों को मजबूत बनाने में चुनौतियों में पहली चुनौती है ये वैश्विक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए संबंधों को मजबूत बनाने में। चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है जैसे देशों से व्यापक तौर पर अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। इस क्षेत्र में भारत के लिए इन देशों के प्रभाव को परत संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी चुनौती है अप्रयुक्त व्यापार क्षमता। भारत और प्रशांति द्वीपीय देशों के बीच कुल वार्षिक व्यापार लगभग $300 मिलियन का है, जो बहुत कम है। ठीक है, तो अप्रयुक्त व्यापार क्षमता जो है ये चुनौती है। तीसरी चुनौती है पारंपरिक दृष्टिकोण पर जोर। भारत की विदेश नीति हिंद महासागर क्षेत्र पर अधिक केंद्रित है। इस वजह से प्रशांत द्वीपीय देशों सहित प्रशांत क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। चौथी चुनौती है सीमित भागीदारी। प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की भागीदारी अभी भी काफ़ी हद तक फिजी और पापुआ न्यू गिनी पर ही केंद्रित है। इसका मुख्य कारण इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति है। इसके अलावा भौगोलिक दूरी देखें तो प्रशांतीय द्वीपीय देश भारत से बहुत दूर स्थित हैं। ऐसे में इन देश के साथ भौतिक संपर्क और नियमित जुड़ाव मुश्किल हो जाता है। लंबी दूरी की यात्रा वास्तव में व्यापार और संचार की आवश्यक लागत तथा समय को बढ़ा देती है। इसके अलावा लोगों के बीच संबंध भी एक चुनौती है। ठीक है, पश्चिमी देशों और पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ परस्पर संपर्क बढ़ाने पर कम ध्यान दिया गया है। ये एक चुनौती है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है ये हम बाद में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं PIC के लिए शुरू की गई पहले FIPIC की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। FIPIC की फुल फॉर्म हो गई फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक। तो PIC यानी कि पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन, पैसिफिक इंडिया कॉरपोरेशन कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, PIC के लिए शुरू की गई पहले। इंडिया FIPIC के लिए बिजनेस एक्सीलेटर 2015। इसके अलावा वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करना, भारतीय हवाई अड्डों पर वीज़ा ऑन अराइवल का विस्तार। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पैन पैसिफिक आइसलैंड नेटवर्क, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए $1 मिलियन के विशेष कोष की स्थापना। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष 2017 की स्थापना। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि ह्यूमन हेल्प एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेटिव एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता एंड आपदा प्रबंधन। कोविड-19 महामारी और अन्य विपदाओं के दौरान सहायता की गई। इसके अलावा भारतीयों के लिए बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर PIC के लिए शुरुआत की गई। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? उच्च स्तरीय भागीदारी। दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय नेताओं को एक दूसरे के यहाँ यात्रा करनी चाहिए और भागीदारी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा विकास सहायता देखें तो भारत को प्रशांत द्वीपीय देशों को उपलब्ध कराई जाने वाली विकास यात्रा अनुदान, रियायती ऋण, तकनीकी सहयोग आदि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। भारत जलवायु लचीलापन और अनुकूलन रणनीतियों पर सहयोग कर सकता है। ऐसा
वह इन देशों के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करके, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके और संधारणीय विकास संबंधी परियोजनाओं का समर्थन करके कर सकता है। यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि ये देश जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर में हो रही वृद्धि की वजह से अधिक खतरे का सामना कर रहे हैं। व्यापार और निवेश में वृद्धि। भारत को इन देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए अवसरों की खोज करनी चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान। दोनों पक्षों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क आपसी समझ को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े प्रोत्साहन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी और अवसंरचना संबंधी विकास देखें तो भारत को प्रशांत द्वीपीय देशों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों, डिजिटल अवसंरचना में निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हिंद प्रशांत के बारे में, यह एकीकृत भू राजनीतिक मंच के निर्माण के आसपास के भूभाग के साथ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एकजुट करता है। भारतीय दृष्टिकोण से यह क्षेत्र हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीका के तट से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक फैला हुआ है। हालांकि 2017 के यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट के अनुसार यह एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के पश्चिमी तट से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। अब हम समझेंगे हिंद प्रशांत की प्रासंगिकता और पहले हिंद प्रशांत की प्रासंगिकता ये है कि भारत का लगभग 50% व्यापार हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ होता है। हिंद महासागर भारत के 90% व्यापार व ऊर्जा स्रोतों को वहन करता है। भारत की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा यह व्यापार और निवेश के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मदद कर सकता है। इसके अलावा ये संधारणीय विकास को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा अन्य हित इसमें शामिल हैं। इसमें समुद्री प्रदूषण से निपटना, गैर कानूनी और गैर विनियमित गतिविधियों को रोकना। पहले क्या है, इसमें पहल क्या क्या हुई है, तो 2019 में भारत ने अपने विदेश मंत्रालय यानी कि भारत ने अपने विदेश मंत्रालय MEA में एक इंडो पैसिफिक विंग का गठन किया है। फिर 2020 में विदेश मंत्रालय ने ओशियानिया डिवीज़न को स्थापित किया था। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विचार प्रस्तुत किया गया। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि FOIP, FOIP, फ्री FO ओपन I इंडो P पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का विचार प्रस्तुत किया गया। साथ ही सागर यानी कि क्षेत्र के लिए सुरक्षा विकास SAGAR का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर 2015 और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI 2019 जैसी पहलें शुरू की गई। इसके अलावा क्वाड QUAD जैसे हिंद प्रशांत विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्वाड QUAD जैसे हिंद प्रशांत पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 2015 में सागर SAGAR यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ सिक्योरिटी एंड A और ग्रोथ G फॉर ऑल का A और इन द रीजन यानी कि R। तो सिक्योरिटी एंड SA, ग्रोथ फॉर ऑल GA, इन द रीजन R। सागर 2015 यानी सभी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। सागर क्षेत्र में सभी के लिए मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास जो है SAGAR 2015 और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, तो इंडो पैसिफिक यानी IP और ओशियन इनिशिएटिव यानी OI, तो IPOI 2019 जैसी पहले शुरू की गई। इसके अलावा क्वाड QUAD जैसे समूह हिंद प्रशांत पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। QUAD के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं पता लगाइएगा। संक्षिप्त सुर्खियां देख लें तो भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA देखें तो फ्री ट्रेड एसोसिएशन
इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसको कहते हैं, IEFTA तो कह सकते हैं इसको हम यूरोपियन, एफ फ्री टी ट्रेड और ए एसोसिएशन। तो आईईएफटीए हो गया इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसको ईएफटीए कहते हैं, ट्रेड पैक्ट। ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो ईएफटीए इसको ट्रेड पैक्ट भी कहते हैं। ये सुर्खियों में क्यों रहा था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईएफटीए, आईईएफटीए नहीं है, ईएफटीए ये केवल उसका मतलब इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। ये ईएफटीए हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईएफटीए देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक भागीदारी समझौता टीईपीए का यहाँ पर अर्थ हुआ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट संपन्न करने की दिशा में बढ़ने के तौर पर चर्चा की गई है, और ये ईएफटीए जो है इस पर चर्चा की गई है। ईएफटीए में आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन और नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। ईएफटीए में कौन कौन शामिल हैं? आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन और नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। टीईपीए यानी कि ट्रेड फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वस्तुतः दो क्षेत्रों के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए है। टीईपीए जो है दो क्षेत्रों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए है। मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एसोसिएशन दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच एक व्यवस्था है। ये मुख्यतः संबंधित पक्षों के बीच में अधिकतर व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करता है। साथ ही सेवाओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बना देता है। इस दृष्टि से टीईपीए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इन लाभों में एकीकृत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, व्यापार एवं निवेश प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि आदि शामिल हैं। ईएफटीए यानी कि इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत और करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है इसको ईएफटीए कहते हैं केवल। इसके अलावा ईएफटीए यानी कि इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देश यूरोपीय संघ ईयू, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इस समूह को ऐसे देशों के लिए विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते। ईएफटीए के साथ भारत का व्यापार। भारत का ईएफटीए यानी कि इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हैं। ये ईएफटीए देशों को भारत का निर्यात 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था 2022-23 में। 21-22 में ये केवल 1.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और 22-23 में 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, कम था थोड़ा, उससे पहले थोड़ा ज़्यादा था। ईएफटीए यानी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भारत को आयात 2022-23 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वर्ष 2021-22 में 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 22-23 में थोड़ा आयात कम किया, 21-22 में आयात भी ज़्यादा किया था और निर्यात भी ज़्यादा किया था। दूसरा जो चर्चा में वो है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, NATO, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इसको प्लस कहते हैं, नाटो प्लस। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक समिति
चीनी साम्यवादी दल पर चयन समिति ने भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनने की सिफारिश की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक समिति ने भारत को नाटो यानी एनएटीओ प्लस का हिस्सा बनने की सिफारिश की है। चीनी साम्यवादी दल पर चयन समिति। उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो प्लस पाँच नाटो देशों और 5 साझेदार देशों को एक मंच पर लाने वाले एक सुरक्षा संगठन है। ये 5 साझेदार कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। नाटो प्लस 5 का उद्देश्य वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नाटो 31 सदस्यीय सैन्य संगठन है। ठीक है, ये 5 साझेदार देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आसपास हो गए, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। नाटो प्लस 5 का उद्देश्य मतलब 5 और देशों को शामिल करना है, वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। और नाटो 31 सदस्यीय सैन्य संगठन है। इसमें 29 यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिका के 2 देश शामिल हैं। 29 यूरोपीय देश है और उत्तरी अमेरिका के 2 देश शामिल हैं। नाटो को नाटो प्लस 5 में शामिल करने का महत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस कदम का हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी रणनीति है। यह कदम क्वाड और G7 संगठन देशों के साथ साझेदारी में आर्थिक प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगा। भारत क्वाड समूह का एक सदस्य है। ठीक है, भारत किसका हिस्सा है? क्वाड का। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, भारत के लिए नाटो प्लस 5 में शामिल होने का अर्थ क्या है? कि नाटो गठबंधन देशों और भारत के बीच निरंतर खुफिया जानकारी साझा हो सकेगी। भारत को बिना कोई समय गंवाए नवीनतम सैन्य प्रौद्योगिकी प्राप्त हो सकेगी। अन्य संबंधित तथ्य: प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नेटो MNNA मन्ना का दर्जा। MNNA का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पद नाम है। यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार और सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। हालांकि MNNA का दर्जा मिलने से एक देश को सैन्य और आर्थिक विशेष अधिकार जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा दर्जा प्राप्त देश को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रतिबद्धता नहीं मिलती। ध्यातव्य है कि नाटो के एक सदस्य देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है, इसलिए सभी देशों को सुरक्षा प्रतिबद्धता प्राप्त होती है। अमेरिका ने 18 देशों को MNNA के रूप में नामित किया हुआ है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया और थाईलैंड और ट्यूनीशिया। भारत को MNNA का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष देखें तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। संयुक्त राष्ट्र ने 75 वर्ष पहले हुए 7 लाख फिलिस्तीनियों के व्यापक विस्थापन को याद किया। संयुक्त राष्ट्र ने 7 लाख फिलिस्तीनियों के व्यापक विस्थापन को याद किया। वर्ष 1948 में फिलिस्तीनियों को उस भूमि से सामूहिक पलायन करना पड़ा था जिसे आगे चलकर इजराइल के नाम से एक अलग राष्ट्र के रूप में रूपांतरित होना था। पलायन की इस घटना को नकबा के रूप में जाना जाता है। अरबी भाषा में नकबा का अर्थ होता है आपदा। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। यहूदी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के रूप में फिलिस्तीन भूमि पर अपना दावा करते हैं, जबकि यहाँ अरब सदियों से बहुसंख्यक हैं। ठीक है, यहूदी फिलिस्तीन 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के रूप में फिलिस्तीन भूमि पर अपना दावा करते हैं। अरबी यहाँ बहुत संख्यक हैं। वर्ष 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के एक राष्ट्रीय गृह स्थापित किया गया था। वर्ष 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया। बाल्फोर का मतलब घोषणा पत्र जारी किया और इसका उद्देश्य क्या था? फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करना था। वर्ष 1920 से 1940 के दौरान यूरोप विशेषकर जर्मनी में यहूदियों का बहुत अधिक उत्पीड़न होने लगा था। इस कारण फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवासन बढ़ गया था। ठीक, 1947 में
संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब स्टेट से विभाजित करने का संकल्प पारित किया। इस संकल्प को अरब देशों ने खारिज कर दिया था, हालांकि 1948 में इजराइल की घोषणा कर दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध विराम के तहत जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और मिस्र ने गाजा पर अधिकार कर लिया और यरूशमल को इजराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित कर दिया गया। यरूशमल को इजराइल और जॉर्डन के बीच में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। वर्ष 1967 में अरब और इजराइल के बीच 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ। 1967 में अरब और इजराइल के बीच में 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के अंत में इजराइल ने मिस्र के सीनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर, जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर, पूर्वी के यरूशलम पर और सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार है। यहाँ वह यहूदी बस्तियाँ स्थापित कर रहा है। भारत ने इस मामले में हाइफनेशन की नीति अपनाई है। इस नीति का अर्थ है कि इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा। ये संबंध भारत के लिए फिलिस्तीन के साथ संबंधों से स्वतंत्र और पृथक होगा। तो ये है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। एक बार फिर से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 75 वर्ष पहले हुए 7 लाख फिलिस्तीनियों के व्यापक विस्थापन को याद किया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीनियों को उस भूमि से सामूहिक पलायन करना पड़ा था, जिसे आगे चलकर इजराइल के नाम से एक अलग राष्ट्र के रूप में रूपांतरित होना था। पलायन की इस घटना को नकबा के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में नकबा अर्थ होता है आपदा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के रूप में फिलिस्तीनी भूमि पर अपना दावा करते हैं। यहूदी और अरब सदियों से जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ पर फिलिस्तीन में, ठीक है। वर्ष 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करना था। वर्ष 1920 से 1940 के दौरान यूरोप, विशेषकर जर्मनी में यहूदियों का बहुत अधिक उत्पीड़न होने लगा था। यूरोप में जर्मनी में जो है उत्पीड़न होने लगा यहूदियों का। इसके कारण फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवासन बढ़ गया था। वर्ष 1947 जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय की बात है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब स्टेट्स में विभाजित करने का संकल्प पारित किया और इस संकल्प को अरब देशों ने खारिज कर दिया। हालांकि वर्ष 1948 में इजराइल की घोषणा कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ और युद्ध के विराम के तहत जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और मिस्र ने गाजा पर अधिकार कर लिया। यरूशलेम को इजराइल और जॉर्डन के बीच में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 1967 में अरब इजराइल के बीच 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ 1967 में, और अकेले इजराइल ने 6 देशों को किस तरह से देखिए 6 दिवस का युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के अंत में इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपीय और गाजा पट्टी पर और जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर और सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार है। यहाँ वह यहूदी बस्तियों स्थापित कर रहे हैं। तीसरा जो सुर्खियों में टॉपिक है वह अग्रिम नोटिस, एडवांस नोटिसेज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF के लिए टैरिफ में परिवर्तनों और निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में अग्रिम नोटिस देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। IPEF अमेरिका के नेतृत्व वाला एक आर्थिक समूह है। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक IP इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक फ्रेम तो हो गया EF, तो IPEF
फॉर प्रॉस्पेरिटी ये मतलब IPEF हो गया। IPEF अमेरिका के नेतृत्व वाला एक आर्थिक समूह है। भारत सहित 14 साझेदार देश शामिल हैं। यह देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए 28% प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF में भारत सहित 14 साझेदार देश शामिल हैं और ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF निम्नलिखित 4 स्तंभों पर आधारित हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अवसंरचना, कर एवं भ्रष्टाचार, कर व भ्रष्टाचार रोकथाम। IPEF के स्तंभों में शामिल है व्यापार, दूसरा आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण, अवसंरचना, चौथा कर व भ्रष्टाचार रोकथाम। IPEF के सदस्यों को सभी 4 स्तंभों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। भारत IPEF के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के अंतर्गत अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि IPEF सदस्यों को अपने आयात टैरिफ में किसी प्रकार का परिवर्तन करने या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अग्रिम नोटिस देना चाहिए। अग्रिम नोटिस देने से क्या लाभ हैं? अप्रत्याशित कदम उठाए जाने की संभावना कम हो जाती है, बदलाव के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए समय मिल जाता है तथा व्यापारिक साझेदार देशों को कम नुकसान उठाना पड़ता है। यह कदम निर्यात प्रतिबंध के खिलाफ रक्षोपाय प्रदान करेगा, अन्यथा यह प्रतिबंध किसी देश के व्यापक आर्थिक संकेतकों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अग्रिम नोटिस से जुड़ी चिंताएं: इससे व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी और अनुचित लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा अग्रिम नोटिस देने की स्थिति में टैरिफ और प्रतिबंध लगाने वाले देश में IPEF यानी IPEF के साझेदार व देशों को दबाव में आकर इसे टालना पड़ सकता है। ये स्वतंत्र टैरिफ नीति का अनुपालन करने के लिए सदस्य देशों की शक्तियों को सीमित करता है। भारत ने अमेरिका के इस कदम पर चिंता प्रकट की और कहा है कि इस तरह की व्यवस्था से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का उल्लंघन होगा। साथ ही इससे सरकार की नीति निर्माण की संप्रभुता और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा बी रेडी यानी कि बिजनेस रेडी बी रेडी प्रोजेक्ट क्या है, परियोजना क्या है? विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेडी यानी बी रेडी परियोजना शुरू की है। बिजनेस रेडी परियोजना किसी देश के व्यवसाय और निवेश परिवेश का मूल्यांकन करने की दिशा में अधिक संतुलित तथा पारदर्शी तरीका प्रस्तुत करती हैं। किसके लिए अधिक पारदर्शी और संतुलित तरीका प्रस्तुत करती हैं? तो देश के व्यवसाय व निवेश परिवेश का मूल्यांकन करने के लिए। इसे गतिशील निजी क्षेत्र के लिए तैयार रूप में प्रस्तुत करती हैं। बिजनेस रेडी ने वास्तव में विश्व बैंक समूह के पूर्ववर्ती डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट में सुधार लाकर उसकी जगह ली है। विश्व बैंक ने 2021 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया है। इस रिपोर्ट पर चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रैंकिंग में हेरफेर करने का आरोप लगा था। विश्व बैंक ने 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया है। रिपोर्ट पर चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान से रैंकिंग में हेरफेर करने का आरोप लगा है और विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट निकाली थी 2021 में, उसके बाद बंद कर दी हैं। ठीक है, बिजनेस रेडी परियोजना क्या है? देखिए, बिजनेस रेडी परियोजना के बारे में, यह परियोजना किसी फर्म के अस्तित्व चक्र को शामिल करने वाले 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये 10 विषय हैं: व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता यानी यूटिलिटी, सेवाएं, इसके अलावा श्रम, इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय दिवालियापन। पहली रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित की जाएगी। इसमें 54 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक इसका विस्तार करके 180 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। बिजनेस रेडी परियोजना के लाभ: यह निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी, समावेशी और संधारणीय तरीकों से उत्पादकता में सुधार करेगी। डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट और बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट और बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में क्या अंतर है, सबसे पहले ये देखते हैं। डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट केवल व्यक्तिगत फर्मों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर तैयार रिपोर्ट करती थी
रिपोर्ट तैयार करती थी। और ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट ये संपूर्ण निजी क्षेत्र के विकास दृष्टिकोण के मूल्यांकन पर आधारित होगी। इसके अलावा डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट जो हैं ये कुछ मापदंड वैधानिक कानूनों एवं विनियमों पर कुछ मापदंड व्यावहारिक कार्यान्वयन पर आधारित थे। इसके कुछ मापदंड वैधानिक कानूनों और विनियमों और कुछ मापदंड जो हैं व्यावहारिक कार्यान्वयन पर आधारित थे, जबकि बिजनेस रेडी में सभी मापदंड वैधानिक कानूनों और विनियमों पर व्यावहारिक कार्यान्वयन दोनों पर आधारित होंगे। ठीक है, सभी जो हैं दोनों पर आधारित होंगे। इसके अलावा डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट में डेटा और गणना प्रक्रिया को अपारदर्शी रखा गया जाता था और इसमें जो है पारदर्शी करने के लिए एकत्रित सभी डेटा और उपयोग की गई गणना पद्धति को प्रकाशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट इसमें अर्थव्यवस्था के केवल प्रमुख व्यावसायिक शहर को ही शामिल किया गया जाता। इसके अलावा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में किसी अर्थव्यवस्था के कई शहरों को शामिल किया जा सकता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा, ये एक नया सुर्खी का टॉपिक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु और अभिनव वित्त सुविधा। एशियाई विकास बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक को हम एडीबी कहते हैं और अभिनव वित्त सुविधा IFCAP। ठीक है, IFCAP अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा की है। IFCAP बहुदाता वित्त पोषण साझेदारी सुविधा है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए वित्त पोषण को बढ़ाना है। ठीक है, IFCAP एशियाई विकास बैंक ADB का एक प्रमुख कार्यक्रम है। IFCAP ADB का प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरुआती साझेदार देशों में डेनमार्क, जापान, कोरिया, इसके अलावा स्वीडन, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा अमेरिका। पहली बार किसी बहुपक्षीय विकास बैंक बहुपक्षीय विकास बैंक ने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। IFCAP की आवश्यकता क्यों है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव, चक्रवात, सूखा, हीट वेव्स और बाढ़ और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से अधिक खतरा है। ठीक, एशिया और प्रशांत क्षेत्र को जलवायु परिवर्तनों से। ठीक है, इसलिए IFCAP की ज़रूरतें हैं। यह अभिनव वित्त सुविधा है, इसको IFCAP कहते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त पोषण में अधिक अंतराल है। IFCAP की लाभ: गुणक प्रभाव, प्रत्येक $1 के वित्त पोषण की गारंटी होने पर ADB इसे बढ़ाकर $5 तक पहुंचा सकता है। इससे जलवायु वित्त पोषण में कमी को काफ़ी हद तक IFCAP की लाभ देखें तो गुणक प्रभाव सबसे पहला, प्रत्येक $1 के वित्त पोषण की गारंटी होने पर ADB को इसे बढ़ाकर $5 तक पहुंचा सकता है। इससे जलवायु वित्त पोषण में कमी काफ़ी हद तक पूरी की जा सकेगी। ठीक है, दूसरा, इस वित्त पोषण सुविधा को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए सुभेद्य देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन और अनुकूलन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये पहल 2019 से 2030 के बीच जलवायु वित्त के रूप में $100 बिलियन जुटाने में ADB के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। जलवायु वित्त पोषण के अन्य महत्वपूर्ण तंत्र निम्नलिखित हैं। पहला, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF। इसके अलावा हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड, GEF, अनुकूलन कोष, और इसके अलावा हानि और क्षति कोष, GCF, GEF और CAP।
इसके अलावा विश्व बैंक का अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो है चर्चा में है। हाल ही में अजया बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय बंगा, पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति। विश्व बैंक के अध्यक्ष का चयन एक खुली, योग्यता आधारित, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस पद के उम्मीदवार को विश्व बैंक के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवारों को कई शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इन शर्तों में उपलब्धियों को एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड, बड़े संगठनों के प्रबंधन का अनुभव आदि शामिल हैं। उम्मीदवारों का नामांकन कार्यकारी निदेशकों द्वारा या अपने कार्यकारी निदेशकों के माध्यम से गवर्नेंस द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा विश्व बैंक का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रीबिल्डिंग एंड डेवलपमेंट तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तो एक तो विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीडेवलपमेंट एंड निर्माण को क्या कह देंगे, रीन्यूएशन, निर्माण को क्या कह देंगे, बिल्डिंग, रीबिल्डिंग, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीबिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA हो जाएगा। इनके कार्यकारी निदेशक मंडल का पद है, अध्यक्ष होता है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष जो अब अजय बंगा बने हैं, प्रथम भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वाशिंगटन घोषणा पत्र क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका साउथ कोरिया दक्षिण द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों ने वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा पत्र में कोरियाई प्रायद्वीप क्षेत्र में न्यूक्लियर डेटेरेंस नीति का वकालत की गई है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर कोरिया के खिलाफ शक्ति समीकरणों को संतुलित करना है। वाशिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य उद्देश्य, पहला, कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैयार की जाएगी। कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैयार की जाएगी। दूसरा, अमेरिकी साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डेटेरेंस क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसके अलावा इस बात से पुष्टि हो गई है कि साउथ कोरिया स्वयं की स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। नोट, 1994 में वाशिंगटन घोषणा पत्र से अलग हैं ये, और 1994 के वाशिंगटन घोषणा पत्र अलग है, ये वाशिंगटन घोषणा पत्र अलग हैं, जिसमें औपचारिक रूप से जॉर्डन और इजराइल के बीच युद्ध को समाप्त किया गया था। जॉर्डन और इजराइल के युद्ध को समाप्त किया गया था 1994 में। वो घोषणा पत्र नहीं है, ये दूसरा घोषणा पत्र है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका साउथ कोरिया द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों पक्षों ने वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, संयुक्त राज्य अमेरिका की एमी पोप यानी कि IOM की पहली महिला महानिदेशक निर्वाचित हुई हैं। IOM के बारे में यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में स्थापित किया गया था। ये IOM ये प्रवासन संगठन है। ये प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। ये IOM प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क के समन्वयक और सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस संगठन की सदस्यता 175 देशों के पास में है, भारत भी इसका सदस्य है। और IOM जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये प्रवासन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रवासन के व्यवस्थित व मानवीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करने हेतु कार्य करता है। छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन,
सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC। इंडिया फाउंडेशन एंड बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से छठे IOC का आयोजन किया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन। उल्लेखनीय है कि इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है। इंडिया फाउंडेशन क्या है? नई दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है। और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से छठे IOC का सम्मेलन किया है, यानी इंटरनेशनल इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन किया गया मई में। और 2023 के सम्मेलन का थीम क्या था? एक लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर द रेसिलिएंट फ्यूचर। IOC एक ऐसा मंच है जहाँ हिंद महासागर क्षेत्र IOR के देश ये विचार विमर्श करते हैं कि कैसे आपसी सहयोग और शांति रखने हेतु आर्थिक मंच को प्रोत्साहित किया जा सकता है। IOC के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2016 में किया गया सिंगापुर में। वर्तमान में ये क्षेत्रीय मामलों में इस क्षेत्र के देशों के लिए प्रमुख सलाहकारी मंच के रूप में उभरा है। IOC क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास क्षेत्र के लिए सभी के लिए सुरक्षा और विकास तो SAGAR सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल SAGAR, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो क्षेत्र के लिए सभी सुरक्षा और विकास हैं। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया IOC ने। सागर पहल को 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और स्थिरता माहौल बनाना है। सिल्क वर्म ईजिंग स्ट्रेटजी। सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी क्या है? सिल्क वर्म नामक चीनी विचारधारा के ताइवान में नियमित घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। सिल्क वर्म ईटिंग का अर्थ है किसी देश द्वारा क्रमिक अतिक्रमण के जरिए दूसरे के राज्य में सफलतापूर्वक घुसपैठ करना। ये पश्चिमी देशों की अवधारणा सलामी स्लाइसिंग का चीनी संस्करण है। पड़ोसी विदेशी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाकर धीरे धीरे किसी बड़े इलाके पर कब्जा करना सलामी स्लाइसिंग कहलाता है। ऐसे सैन्य ऑपरेशन से युद्ध होने की संभावना बहुत कम होती है। सिल्क वर्म ईजिंग स्ट्रेटजी जो है ये चीनी विचारधारा के ताइवान में नियमित घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। सिल्क वर्म ईटिंग क्या होती है? सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? सिल्क वर्म ईटिंग करते हैं क्रमिक अतिक्रमण के जरिए दूसरे राज्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक घुसपैठ करना। ये पश्चिमी देशों की अवधारणा है। सलामी स्लाइसिंग का चीनी संस्करण है। सलामी स्लाइसिंग क्या होती हैं? सिल्क वर्म ईटिंग की तरह ही है वो भी। पड़ोसी विपक्षी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाकर धीरे धीरे किसी बड़े इलाके पर कब्जा करना सलामी स्लाइसिंग कहलाता है। ऐसे सैन्य ऑपरेशन से युद्ध की संभावना बहुत कम होती है। पहली बार इस शब्द का प्रयोग हंगरी के कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ मत्यस राकोसी ने किया था। उन्होंने शब्द को उपयोग हंगरी में पूर्ण सत्ता हथियाने हेतु हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाइयों को उचित ठहराने के लिए किया था। अब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में।